हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब पढ़े हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11th का। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9th। इस चैप्टर का नाम है वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियां। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वायुमंडलीय परिसंचरण मौसम प्रणालियां, अध्याय 9th। तो चलिए देखते हैं। तो अध्याय 9th में पृथ्वी के धरातल पर तापमान का असमान वितरण वर्णित है। वायुमंडल गर्म होने पर फैलती है और ठंडी होने पर सिकुड़ती है। जो वायु होती है वह गर्म होने पर फैलती है और ठंडी होने पर सिकुड़ती है। इससे वायुमंडलीय दाब में भिन्नता आती है। इसके परिणाम स्वरूप वायु गतिमान होकर अधिक दाब वाले क्षेत्रों से न्यून दाब वाले क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। वायु जो होती है गतिमान होकर अधिक दाब वाले क्षेत्र से न्यून दाब वाले क्षेत्र की तरफ प्रवाहित होती है, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। लो प्रेशर की तरफ वायु का प्रवाह होता है। जाती है। आप जानते हैं कि क्षैतिज गतिमान वायु ही पवन है। वायुमंडलीय दाब क्षैतिज गतिमान वायु ही वायुमंडलीय दाब यह भी निर्धारित करता है कि कब वायु ऊपर उठेगी और कब नीचे बैठेगी। पवनें पृथ्वी पर तापमान व आर्द्रता का पुनर्वितरण करती हैं, जिससे पूरी पृथ्वी का तापमान स्थिर बना रहता है। ऊपर उठती हुई आर्द्र वायु का तापमान कम होता जाता है, बादल बनते हैं और वर्षा होती है। इस अध्याय में वायुमंडलीय दाब भिन्नता के कारण वायुमंडलीय परिसंचरण संबंधी बल, वायु विक्षोभ, वायु राशियों का बनना, वायु राशियों के मिश्रण से मौसम संबंधी विक्षोभ व उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के वितरण से संबंधित है। अब देखते हैं वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर भी वायु दाब से प्रभावित होता है? जैसे जैसे आप ऊपर ऊंचाई पर चढ़ते हैं, वायु विरल होती जाती है और सांस लेने में कठिनाई होती जाती है। माध्य समुद्र तल माध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल से वायु के स्तंभ भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायु दाब को मापने की इकाई मिली बार है। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब जो होता है 1013.2 मिली बार होता है। यह औसत वायुमंडलीय दाब होता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण धरातल के निकट वायु सघन होती है, इसी के कारण वायु दाब अधिक होता है। जो धरातल है, धरातल के निकट जो वायु होती है वह सघन होती है, इसके कारण वायु दाब अधिक होता है। वायु दाब को मापने के लिए परद वायु दाब मापी यानी मरकरी बैरोमीटर अथवा निद्रव बैरोमीटर एंड्रॉइड बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इन उपकरणों के विषय में जानने हेतु यानी इस पुस्तक को हम पढ़ेंगे। वायुदाब ऊंचाई के साथ साथ घटता जाता है। ऊंचाई पर वायुदाब भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। यह विभिन्नता ही वायु में गति का मुख्य कारण है। यानी जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, जो प्रेशर है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, प्रेशर है वह कम होता जाता है। अर्थात पवनें उच्च वायुदाब क्षेत्रों से कम वायुदाब क्षेत्रों की तरफ चलती हैं। यानी पवनें जो हैं उच्च हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। वायुदाब में ऊर्ध्वाधर भिन्नता। अब देखते हैं वायुदाब में ऊर्ध्वाधर भिन्नता। वायुमंडल के निचले भाग में वायुदाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। यह हास्य दर 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार होता है। वायुदाब सदैव एक ही दर से नहीं घटता, साड़ी 1.1 में दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए कि यह समुद्र तल है और समुद्र तल में एक जो
न्यूनतम होता है, मतलब एक औसतन, वह दाब दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 1 किलोमीटर में है 898.76, और जो तापमान है 8.6 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं स्तर, अगर हम 5 किलोमीटर की देखते हैं तो उसमें क्या होता है वायुदाब मिलीबार में 540.48। अब वहीं देखते हैं तापमान, तो -17.3 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर में है 265, यहाँ पे -49.7 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। ऊर्ध्वाधर दाब, ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता प्रवणता क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक होती है, लेकिन इसके विपरीत दिशा में कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल से यह संतुलित हो जाती है। अतः ऊर्ध्वाधर पवनें अधिक शक्तिशाली नहीं होती है। ऊर्ध्वाधर जो पवनें होती है वह शक्तिशाली नहीं होती है। अब वायु दाब का क्षैतिज वितरण देखते हैं किस प्रकार है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण, पवनों की दिशा व वेग के संदर्भ में वायु दाब में अल्प अंतर भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वायु दाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन समान अंतराल पर खींची गई समदाब रेखाओं के द्वारा किया जाता है। समदाब रेखाएं वे रेखाएं हैं जो समुद्र तल से एक समान वायु दाब वाले क्षेत्रों को मिलाती हैं, उन्हें हम समदाब रेखाएं कहते हैं। यानी जो समुद्र तल से एक समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाती हैं, दो स्थानों को मिलाती हैं। दाब पर ऊंचाई के प्रभाव को दूर करने और तुलनात्मक बनाने के लिए वायु दाब मापने के बाद इसे समुद्र तल के स्तर पर घटा लिया जाता है। समुद्र तल पर वायु दाब वितरण मौसम मानचित्रों में दिखाया जाता है, जैसा कि चित्र 9.1 में विभिन्न वायु दाब परिस्थितियों में समदाब रेखाओं की आकृति दर्शाता है। अब निम्न प्रणाली एक अधिक समदाब रेखाओं से घिरी होती है, जिनके केंद्र में निम्न वायु दाब होता है। उच्च दाब प्रणाली भी एक से अधिक समदाब रेखाएं होती है जिनके केंद्र में उच्चतम वायु दाब होता है। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, यहाँ पे निम्न, यहाँ पे 1018 मिली बार हो गया वायु दाब, 1016, 1014। यहाँ पे उच्च हो गया, इस तरीके से देखिए तो 1020 हो गया, 1018 मिली बार, 1016 मिली बार। यहाँ पे सबसे निम्न होता है केंद्र में, और यहीं पे देखिए कि सबसे उच्च मिली बार है 1020। तो इस तरीके से वायु दाब को देख सकते हैं। अब समुद्र तल वायुदाब का विश्व वितरण, समुद्र तल वायुदाब का विश्व वितरण, जनवरी व जुलाई महीने का समुद्र तल से वायुदाब का विश्व वितरण चित्र संख्या 9.2 9.3 में दिया गया है। जो विषुवत वृत्त के निकट वायुदाब कम होता है, इसे विषुवती निम्न वायुदाब क्षेत्र कहा जाता है, नाम से जाना जाता है। और 30 डिग्री उत्तरी व 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के साथ साथ उच्च वायुदाब क्षेत्र पाए जाते हैं, जिन्हें उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र कहा जाता है। पुनः ध्रुवों की तरफ 60 डिग्री उत्तरी व 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर निम्न दाब पेटियां हैं, जिन्हें अधोध्रुवी निम्न दाब पेटियां कहते हैं। ध्रुवों के निकट वायुदाब अधिक होता है, इसे ध्रुवी उच्च वायुदाब पट्टी कहते हैं। ये वायुदाब पट्टियां अस्थायी नहीं है, सूर्य किरणों के विस्थापन के साथ साथ ये पट्टियां विस्थापित होती रहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में ये पट्टियां दक्षिण की ओर तथा ग्रीष्म ऋतु में उत्तर दिशा की ओर खिसक जाती है। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं कि यह मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, यह विषुवत रेखा है 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो होता है विषुवत वृत्त के निकट जो वायु दाब होता है वह कम होता है, यहाँ पे लो प्रेशर होता है। उसके बाद 30 डिग्री उत्तर, 30 डिग्री दक्षिण या 30 डिग्री उत्तर, सॉरी 30 डिग्री दक्षिण 30 डिग्री उत्तर, यहाँ पे क्या होता है कि उच्च हाई प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर का क्षेत्र होता है। और वहीं 60 डिग्री दक्षिण 60 डिग्री उत्तर, यहाँ पे जो होता है, यहाँ इन अक्षांशों पर निम्न दाब पेटियां होती हैं, इन्हें अधोध्रुवी पट्टियां कहते हैं। और ध्रुवों के निकट, यह आपका ध्रुव हो गया, यह आपका हो गया दक्षिणी, यह आपका उत्तरी ध्रुव हो गया।
तो यहाँ पे जो होता है कि यहाँ पे वायुदाब पट्टियां स्थायी नहीं होती हैं। सूर्य की किरणों के विस्थापन के साथ ये पट्टियां विस्थापित होती रहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में ये पट्टियां दक्षिण की ओर तथा ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की दिशा में खिसक जाती हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले बल। आप जानते हैं कि वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारण वायु गतिमान होती है। इसे क्षैतिज गतिज वायु को पवन कहते हैं। पवनें उच्च दाब से कम दाब की तरफ प्रभावित होती है। भूतल पर धरातली विषमताओं के कारण घर्षण पैदा होता है, जो पवनों की गति को प्रभावित करता है। इसके साथ ही पृथ्वी का घूर्णन भी पवनों के वेग को प्रभावित करता है। पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाले बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। जो पृथ्वी के घूर्णन द्वारा बल लगाया जाता है उसे हम कोरियोलिस बल कहते हैं। अतः पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवनें तीन संयुक्त प्रभावों का परिणाम है: दाब प्रवणता प्रभाव और घर्षण दाब तथा कोरियोलिस बल। इसके अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण बल पवनों को नीचे प्रवाहित करता है। यहाँ पे देखिए एक चित्र दिया गया था। तो यहाँ पे देखिए ये वायुदाब रेखाएं हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए थोड़ी दूर दूर है। तो यहाँ पे जो होगा वहां पे उच्च वायुदाब क्षेत्र है यह सब, जहाँ पे रेखाएं सबसे दूर दूर है। और कुछ क्षेत्र ऐसे जहाँ देखिए रेखाएं बिल्कुल पास पास है। ये सब रेखाएं देखिए बिल्कुल पास पास है। तो यहाँ पे जो है कि निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा यह सब। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे उच्च है, इन सब क्षेत्रों में उच्च है। और यहाँ पे आ जाएगा निम्न क्षेत्र, यहाँ पे भी निम्न क्षेत्र है। तो इस तरीके से समदाब रेखाएं मिलीबार में दिखाई गई है। जुलाई में है, वह जनवरी में था। अब इसके बाद हम देखते हैं दाब प्रवणता बल। दाब प्रवणता बल। वायुमंडलीय दाब भिन्नता एक बल वायु दाब भिन्नता एक बल उत्पन्न करता है। दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर दाब प्रवणता है। दूरी के संदर्भ में जो है दाब परिवर्तन दाब प्रवणता कहलाती है। जहां समदाब रेखाएं आसपास हो वहां दाब प्रवणता अधिक व समदाब रेखाओं के दूर होने से दाब प्रवणता कम होती है। रेखाएं हैं, जहां पे रेखाएं जो है कि पास पास होती हैं वहां दाब प्रवणता अधिक होती है, और जहां पे समदाब रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां दाब प्रवणता कम होती है। अब यहाँ पे देखते हैं घर्षण बल। घर्षण बल यह पौने की गति को प्रभावित करता है। धरातल पर घर्षण सर्वाधिक होता है। इसका प्रभाव प्रायः धरातल से 1 से 3 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। समुद्र समुद्र सतह पर घर्षण न्यूनतम होता है। अब देखते हैं कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल कोरियोलिस बल पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूर्णन यानी पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। सन 1844 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने इसका वितरण प्रस्तुत किया। इसी पर इस बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। इस प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिने तरफ तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ विक्षेपित हो जाती हैं। जब पवनों का वेग अधिक होता है तब विक्षेपण भी अधिक होता है। कोरियोलिस बल अक्षांशों के कोण के सीधा समानुपात में बढ़ता है। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत वृत्त पर अनुपस्थित होता है। यह जो कोरियोलिस बल है, यह पृथ्वी है, यह ध्रुव हो गया जैसे उत्तरी दक्षिणी। तो यहाँ पर जो होता है सबसे अधिक होता है कोरियोलिस बल, और यहाँ पर विषुवत वृत्त पर सबसे कम होता है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल दाब प्रवणता रेखाओं के समकोण पर होता है। जितनी दाब प्रवणता अधिक होती पवनों का वेग उतना अधिक होगा। पवनों की दिशा उतनी ही अधिक विक्षेपित होती है। इन दो बलों के एक दूसरे से समकोण पर होने के कारण निम्न दाब क्षेत्रों में पवनें इसी के इर्द गिर्द बहती हैं। विषुवत वृत्त पर कोरियोलिस बल शून्य होता है और पवनें समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती हैं। अतः निम्न दाब क्षेत्र और अधिक गहन होने के बजाय पूरित हो जाता है। यही कारण है कि विषुवत वृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं।
अब देखते हैं वायु दाब व पवने। यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वायु दाब व पवने, पवनों का वेग व उनकी दिशा पवनों को उत्पन्न करने वाले बलों का परिणाम है। पृथ्वी की सतह से 2-3 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी वायुमंडल में पवनें धरातली घर्षण के प्रभाव से मुक्त होती हैं और मुख्यतः दाब प्रवणता तथा कॉरियोलिस बल से नियंत्रित होती हैं। जब समदाब रेखाएं सीधी हों, घर्षण का प्रभाव न हो, तो दाब प्रवणता बल कॉरियोलिस बल से संतुलित हो जाता है और फलस्वरूप पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर बहती हैं। ये पवनें भूविक्षेपी भूजे- भी- भूविक्षेपी पवनों के नाम से जानी जाती हैं। निम्न दाब क्षेत्र के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। उच्च वायु दाब क्षेत्र के चारों तरफ ऐसा प्रति चक्रवाती परिसंचरण कहा जाता है। इन प्रणालियों में पवनों की दिशा दोनों तरफ गोलार्धों में भिन्न होती है। पृथ्वी की सतह पर बार बार पृथ्वी की सतह पर बार कई बार निम्न व उच्च दाब के चारों ओर पवनों का परिसंचरण ऊंचाई होने के साथ वायु परिसंचरण से संबंधित होता है। प्रायः निम्न दाब क्षेत्रों पर वायु अभिसरित होती है और ऊपर उठेंगी। उच्च दाब क्षेत्रों में वायु का अवतलन होगा और धरातल पर अभिसरित होंगी। अभिसरण के अतिरिक्त वायु भ्रमिल रूप में संवहन धाराओं में पर्वतों के साथ साथ वाताग्र के सहारे ऊपर उठती है, जो बादल बनने व वर्षण के लिए आवश्यक है। अब यहाँ पे देखिए कि चक्रवात और प्रति चक्रवात में जो पवनों की दिशा है किस तरीके की होती है। तो केंद्र में दाब जो होता है निम्न होता है चक्रवात में जो सेंटर में दाब होता है वह लो प्रेशर होता है और वहीं प्रति चक्रवात में हाई प्रेशर होता है। और उत्तरी गोलार्ध में जो होती घड़ी की सुई विपरीत दिशा में होती है चक्रवात में, और दक्षिणी गोलार्ध में जो है सुई की दिशा के अनुरूप होती है चक्रवात में। यानी उत्तरी गोलार्ध में सुई की विपरीत दिशा है चक्रवात में और दक्षिणी गोलार्ध में सुई की दिशा के अनुरूप है। अब वहीं देखते हैं प्रति चक्रवात में तो घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप है उत्तरी गोलार्ध और घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत है। यानी कहने का मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। एक अगर हमें पता है तो दूसरे का पता हम लगा लेंगे। अब यहाँ हम देखते हैं वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण। तो भूमंडलीय पवनों का प्रारूप मुख्य 3 बातों पर निर्भर करता है। तो वह 3 बातें क्या है? वायुमंडलीय ताप में अक्षांशीय भिन्नता, दूसरा है वायुदाब पट्टियों की उपस्थिति, तीसरा है वायुदाब पट्टियों का सौर विकिरण के साथ विस्थापन, चौथा है महासागरों व महाद्वीपों का विदरण, पांचवा है पृथ्वी का घूर्णन। वायुमंडलीय पवनों का प्रवाह प्रारूप को वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण भी कहा जाता है। यह वायुमंडलीय परिसंचरण महासागरीय जल को गतिमान करता है, जो पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करता है। सामान्य परिसंचरण का एक क्रमिक विवरण चित्र में दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए यह हो गया आपका अपसरण की प्रक्रिया, अभिसरण की प्रक्रिया, या अपसरण उच्च है, अपसरण निम्न है, आपका सतह है। अब देखिए उच्च सूर्य तप, निम्न वायुदाब होने से अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पर यानी ITCZ पर वायु संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है। उष्णकटिबंधों के आने वाली पवनें इन निम्न दाब क्षेत्रों में अभिसरण करती है। अभिसरित वायु संवहन कोष्ठों के साथ ऊपर उठती है। यह क्षोभ मंडल के ऊपर 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऊपर तक चढ़ती है और फिर ध्रुवों की तरफ प्रवाहित होती है। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों पर वायु एकत्रित हो जाती है। इस एकत्रित वायु का अवतलन होता है और यह उपोष्ण उच्च दाब बनता है। अवतलन का एक कारण यह है कि जब वायु 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश पर पहुंचती है तो यह ठंडी हो जाती है। धरातल के निकट वायु का अपसरण होता है और यह विषुवत वृत्त की ओर पूर्वी पवनों के रूप में बहती है। विषुवत वृत्त के दोनों तरफ से प्रवाहित होने वाली पूर्वी पवनें अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पर मिलती हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर की दिशा में होने वाले परिसंचरण और इनके विपरीत दिशा में होने वाले परिसंचरण को
कोस्ट कहते हैं, यानी सेल कहते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ऐसे कोस्ट को हेडली कोस्ट कहते हैं। फरल कोस्ट के नाम से जाने जाते हैं। ध्रुवीय अक्षांशों पर ठंडी सघन वायु का ध्रुवों पर अवतलन होता है और मध्य अक्षांशों की ध्रुवीय पवनों के रूप में प्रवाहित होती हैं। इस कोष्ठ को ध्रुवीय कोष्ठ कहा जाता है। ये तीन कोष्ठ वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण का प्रारूप निर्धारित करते हैं। तापीय ऊर्जा का निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों में स्थानांतरण सामान्य परिसंचरण को बनाए रखता है। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण महासागरों को भी प्रभावित करता है। वायुमंडल में बृहद पैमाने पर चलने वाली पवनें धीमी तथा अधिक गति की महासागरीय धाराओं को प्रवाहित करती है। महासागर वायु को ऊर्जा व जलवाष्प प्रदान करते हैं। अंतर संबंध महासागरों के विस्तृत क्षेत्र पर अपेक्षाकृत धीमे होते हैं। अब यहाँ पे मौसमी पवनें, इसके पहले यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, इसको पर देखिए एक डायग्राम दिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इस डायग्राम को। यहाँ पे देखिए जो यह आपकी हो गई विषुवत वृत्त यानी विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश, उसके बाद हो गई 30 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री। तो जो 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण है, वहां पे जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें बहती हैं और यहाँ पे देखिए दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें बहती हैं। उत्तर में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें और दक्षिणी में दक्षिणी पूर्वी पवनें बहती हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो 30 से 60 डिग्री के बीच में है, यहाँ पे पछुआ पवनें बहती हैं और यहाँ पे जो 30 डिग्री पर होता है दक्षिण में, उत्तर दक्षिण में, वहां पे उच्च दाब होता है। यहाँ पे 30 डिग्री दक्षिण में और 30 डिग्री उत्तर में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी उच्च दाब होता है। उसके बाद यहाँ भी 30 से 60 डिग्री यहाँ भी पछुआ पवनें बहती हैं। अब उसके बाद देखते हैं इसके ऊपर जब हम ध्रुवों की तरफ आते हैं तो ध्रुवीय पूर्वी पवनें बहती हैं और यहाँ पे ध्रुवीय पूर्वी पवनें बहती हैं। उसके बाद जो 0 से 30 के बीच में उसे हम हेडले कोस्ट कहते हैं, हेडले कोस्ट। उसके बाद यहाँ पे देखिए फेरल कोस्ट है और यहाँ पे उपोष्ण जेट प्रवाह है। तो इस तरीके से हम इस डायग्राम को 2-3 बार देखेंगे। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि जो हेडले कोस्ट है कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में पाई जाती है और उसके बाद ध्रुवीय जेट प्रवाह कब बनता है, फेरल कोस्ट कब पाई जाती है, ध्रुवीय कोस्ट कहाँ पाया जाता है, कब बनता है। तो इस तरीके से हम इसको तैयार कर लेंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं मौसमी पवनें। मौसमी पवनें पवनों के प्रवाह के प्रारूप में विभिन्न मौसम में बदलाव आता है। यह बदलाव अत्यधिक तापन, पवन व वायु दाब के पट्टियों के विस्थापन आदि के कारण होता है। ऐसे विस्थापन का सबसे अधिक स्पष्ट प्रभाव विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया में मानसून पवनों के बदलाव में देखा जा सकता है। आप मानसून के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़िए। स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें भूतल के गर्म और ठंडे होने से भिन्नता तथा दैनिक व वार्षिक चक्रों के विकास से बहुत सी स्थानीय व क्षेत्रीय पवनें प्रवाहित होती हैं। अब देखते हैं स्थल व समुद्र समीर। स्थल व समुद्र समीर जैसा कि पहले वर्णित है कि ऊष्मा के अवशोषण तथा स्थानांतरण में स्थल व समुद्र में भिन्नता पाई जाती है। दिन के दौरान स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाते हैं। दिन के समय जो होता है स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाते हैं। अतः स्थल पर हवाएं ऊपर उठती हैं और निम्न दाब क्षेत्र बनता है, जबकि समुद्र अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं और उन पर उच्च वायुदाब बना रहता है। इससे समुद्र से स्थल की ओर दाब प्रवणता उत्पन्न हो जाती है और पवनें समुद्र से स्थल की तरफ समुद्र समीर के रूप में प्रवाहित होती है। रात्रि में इसके मतलब जो स्थिति होती है एकदम इसके विपरीत होती है। स्थल समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंडा हो जाता है। दाब प्रवणता स्थल से समुद्र की तरफ होने पर स्थल समीर प्रवाहित होता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे रेखाएं हैं, ये आपका स्थल हो गया, ये समुद्र हो गया। यह स्थल जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। यहाँ पे समुद्र है, वो जल्दी गर्म नहीं होता, जल्दी ठंडा नहीं होता। यह दिन का समय है और यह नाइट का समय है। तो यही बात यहाँ पे
कही गई है। यहाँ पे देखिए वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण और उसका महासागरों पर प्रभाव। उसका महासागरों पर प्रभाव। वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण के संदर्भ में प्रशांत महासागर का गर्म या ठंडा होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मध्य प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं दक्षिणी अमेरिका के तट की ओर प्रवाहित होती है और पेरू की ठंडी धाराओं का स्थान ले लेती है। पेरू के तट पर इन गर्म धाराओं की उपस्थिति एल कहलाता है। जो पेरू के तट पर गर्म धाराओं की उपस्थिति होती है उसे हम एल कहते हैं। एल घटना एक मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के वायुदाब परिवर्तन से गहरा संबंध है। प्रशांत महासागर पर वायुदाब में अधिक परिवर्तन दक्षिणी दोलन कहलाता है। इन दोनों दक्षिणी दोलन या बदलाव व एल की संयुक्त घटना को ENSO के नाम से जाना जाता है। विश्व में बृहद मौसम संबंधी विभिन्नताएं देखी जाती है। दक्षिणी दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी शुष्क तट पर भारी वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया और कभी-कभी भारत अकालग्रस्त होती है तथा चीन में बाढ़ आती है और इन घटनाओं के ध्यानपूर्वक आकलन से संसार के अन्य भागों की मौसम संबंधी भविष्यवाणी के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं पवन व घाटी पवने, पर्वत व घाटी पवने। पर्वत और घाटी पवने। दिन के दौरान पर्वतीय प्रदेशों में ढाल गर्म हो जाते हैं और वायु ढाल के साथ साथ ऊपर उठती है और इस स्थान को भरने के लिए वायु घाटी से बहती है। इन पवनों को घाटी समीर कहते हैं। रात्रि के समय पर्वतीय ढाल ठंडे हो जाते हैं और सघन सघन घाटी में नीचे उतरती है जिसे हम पर्वतीय पवने कहते हैं। उच्च पठारों व हिम क्षेत्रों से घाटी में बहने वाली ठंडी वायु को अवरोही पवने कहते हैं और पर्वत श्रेणियों के पवनभिमुख ढालों पर अन्य प्रकार की उष्ण पवनें प्रवाहित होती हैं। पर्वत श्रेणियों को पार करते हुए आर्द्र पवनें संघनित हो जाती हैं और वर्षण करती हैं। जब ये पवनभिमुख ढालों से नीचे उतरती हैं तब यह शुष्क पवनें रुद्धोष्म प्रक्रिया से गर्म हो जाती हैं। ये शुष्क हवाएं कम से कम बर्फ पिघला सकती हैं। अब देखते हैं वायु राशियां। वायु राशियां क्या होती हैं? एयर मासेस। जब वायु किसी समांगी क्षेत्र पर पर्याप्त लंबे समय तक रहती है तो उस क्षेत्र के गुणों को धारण कर लेती है। यह समांग क्षेत्र विस्तृत महासागरीय सतह या विस्तृत मैदानी भाग हो सकता है। तापमान और आर्द्रता संबंधी विशिष्ट गुणों गुणों वाली यह वायु राशि कहलाती है। तापमान आर्द्रता संबंधी विशिष्ट गुणों वाली वायु राशि कहलाती है। इसे यूं भी परिभाषित किया जा सकता है। वायु वायु का एक बृहद भाग जिसमें तापमान व आर्द्रता संबंधी क्षैतिज विभिन्नताएं हो बहुत कम है। वह समांग धरातल जिस पर वायु राशियां बनती है उन्हें वायु राशियों का उद्गम क्षेत्र कहा जाता है। वायु राशियों को उनको उद्गम क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इनके 5 उद्गम क्षेत्र हैं जो इस प्रकार है। पहला, उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय महासागर, उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण मरुस्थल, उच्च उच्च अक्षांशीय अपेक्षाकृत ठंडे महासागर। चौथा, कि उच्च अक्षांशीय अति शीघ्र बर्फ आच्छादित महाद्वीपीय क्षेत्र। अस्थायी रूप से बर्फ आच्छादित महाद्वीप अंटार्कटिक तथा आर्कटिक। इसी आधार पर निम्न प्रकार की वायु राशियां पाई जाती है। यहाँ पे देखिए कि उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशि MT से प्रदर्शित किया जाएगा। उष्णकटिबंधीय महाद्वीपी CT और ध्रुवीय महासागरीय MP और ध्रुवीय महाद्वीपी CP और उसके बाद महाद्वीपीय आर्कटिक CA और उष्णकटिबंधीय वायु राशियां गर्म होती है तथा ध्रुवीय वायु राशियां ठंडी होती है। अब फ्रॉन्ट्स पढ़ते हैं। वाताग्र। वाताग्र जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां मिलती हैं जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशि मिलती हैं
तब उन्हें हम वाताग्र कहते हैं। तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्र कहते हैं। वाताग्रों के बनने की प्रक्रिया को वाताग्र जनन कहते हैं। वाताग्र 4 प्रकार के होते हैं: शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अचर वाताग्र और अधिविष्ट वाताग्र। जब वाताग्र स्थिर हो जाए उन्हें अचर वाताग्र कहते हैं। यानी जब वाताग्र स्थिर हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं कि अचर वाताग्र कहते हैं। अर्थात ऐसे वाताग्र जब कोई वायु ऊपर नहीं उठती तब अचर वाताग्र होता है। वायु जब शीतल व भारी वायु आक्रामक रूप में उष्ण वायु राशियों को ऊपर ढकेलती है, इस संपर्क के क्षेत्र को शीत वाताग्र कहते हैं। जैसे जब शीत वाली जो वायु है वह उष्ण वायु को ऊपर ढकेल देती है तो शीत वाताग्र कहते हैं। इसी प्रक्रम में देखते हैं, यदि गर्म वायु राशियां आक्रामक रूप में ठंडी वायु राशियों को ऊपर चढ़ती हैं तो इस संपर्क क्षेत्र को उष्ण वाताग्र कहते हैं। यदि एक वायु राशि पूर्णतः धरातल से ऊपर उठ जाए तो ऐसे वाताग्र को अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। तो इस तरीके से हम चारों वाताग्र को समझ सकते हैं। वाताग्र मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं और तीव्र वायु दाब व तापमान प्रवणता इनकी विशेषता है। ये तापमान में अचानक बदलाव लाते हैं और इसी कारण वायु ऊपर उठती है और बादल बनते हैं तथा वर्षा होती है। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, यह उष्ण वाताग्र है, यह शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र। यहाँ से देखिए जब यहाँ पे जो उसको क्या कहते हैं कि जो गर्म वायु है वह ठंडी वायु के ऊपर चढ़ जाती है, तो यहाँ पे इसलिए जो है कि कोष्ण वाताग्र बन गया है। और यहाँ पे दूसरी जगह देखते हैं शीत वाताग्र और यहाँ पे देखते हैं अधिविष्ट वाताग्र। अब बहिरुष्ण कटिबंधी चक्रवात, बहिरुष्ण कटिबंधी चक्रवात। वे चक्रवाती वायु प्रणालियां जो उष्ण कटिबंध से दूर व मध्य उच्च अक्षांशों में विकसित होती हैं उन्हें बहिरुष्ण या शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवात कहते हैं। बहिरुष्ण का मतलब होता है शीतोष्ण। कई बार जो है कि शब्दों का खेल होता है तो हम लोगों को समझ नहीं आता है कि इसमें क्या होगा सही शब्द, तो इसलिए हम बहिरुष्ण को शीतोष्ण कहते हैं। मध्य एवं उच्च अक्षांशों में जिस क्षेत्र से ये गुजरते हैं वहां मौसम संबंधी अवस्थाओं में अचानक तेजी से बदलाव आते हैं। वही उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ध्रुवीय वाताग्र के साथ साथ बनते हैं। आरंभ में वाताग्र अचर होता है। उत्तरी गोलार्ध में वाताग्र के दक्षिण में कोस्ट व उत्तर दिशा में ठंडी हवा प्रवाहित होती है। जब वाताग्र के साथ वायु दाब कम हो जाता है तो कोस्ट वायु उत्तर दिशा की ओर तथा ठंडी वायु दक्षिण की दिशा की घड़ी की सुइयों के विपरीत चक्रवाती परिसंचरण करती है। इस चक्रवाती प्रवाह से वही उष्ण कटिबंधीय चक्रवात विकसित होते हैं, जिसमें एक उष्ण वाताग्र तथा एक शीत वाताग्र होता है, जैसा कि चित्र संख्या 9.9 में दिया गया है। एक ऐसे ही विकसित चक्रवात को दर्शाता है। इस चक्रवात में कोष्ण वायु क्षेत्र या कोष्ण ठंडे अग्रभाग व पिछले शीत खंड के बीच पाया जाता है। कोष्ण वायु आक्रामक रूप में ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है और उष्ण वाताग्र के पहले में स्तरीय मेघ दिखाई देते हैं और वर्षा होती है। पीछे से आता शीत वाताग्र उष्ण वायु को ऊपर ढकेलता है, जिसके परिणाम स्वरूप शीत वाताग्र के साथ कपासी मेघ बनते हैं। शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र की अपेक्षा तीव्र गति से चलते हैं और अंततः उष्ण वाताग्रों को पूरी तरह से ढक लेते हैं। यह कोष्ण वायु ऊपर उठती है और इसका भूतल से कोई संपर्क नहीं रहता है। भूतल से कोई संपर्क नहीं रहता है। नहीं रहता है। अधिविष्ट वाताग्र बनता है, चक्रवात धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। यहाँ पे देखिए इसी तरीके का दिखाया गया है चित्र में। यह आपका शीतल वायु, यह कोष्ण वायु, यह ढकेल दी है ऊपर, इसके लिए जो है कि बहिरुष्ण चक्रवात बन गया है।
अब आगे देखते हैं, धरातल पर ऊंचाई पर वायु परिसंचरण की प्रक्रिया प्रक्रिया में निकट का अंतर संबंध होता है। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से कई प्रकार भिन्न है। वही रुष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में स्पष्ट वाताग्र प्रणालियां होती हैं, जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में नहीं होती है। ये विस्तृत क्षेत्रफल पर फैले हैं। इनकी उत्पत्ति जल व स्थल दोनों पर होती है, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात केवल समुद्रों में उत्पन्न होते हैं और स्थलीय भागों में पहुंचने पर नष्ट हो जाते हैं। वही रुष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की अपेक्षा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में पवनों का वेग अपेक्षाकृत तीव्र होता है और ये विनाशकारी होते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं, जबकि वही उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आक्रामक तूफान है, जिसकी उत्पत्ति उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है। ये तटीय क्षेत्रों की तरफ गतिमान होते हैं। ये चक्रवात आक्रामक पवनों के कारण विस्तृत विनाश, अत्यधिक वर्षा और तूफान लाते हैं। ये चक्रवात विध्वंसक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। हिंद महासागर में ये चक्रवात अटलांटिक महासागर में हरिकेन नाम से जाना जाता है। पश्चिम प्रशांत व दक्षिणी चीन सागर में टाइफून और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में बिली विलिज के नाम से जाना जाता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात तो अलग अलग जगहों पर इनके नाम अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया में इसको अटलांटिक महासागर में इसको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी प्रशांत में इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में विली विलिज के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न व विकसित होते हैं। इनकी उत्पत्ति व विकास के लिए अनुकूल स्थितियां हैं। बृहद समुद्री सतह, जहां तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। दूसरा है कि कोरियोलिस बल का होना सॉरी कोरियोलिस बल का होना। ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना। कमजोर निम्न दाब क्षेत्र या निम्न स्तर का चक्रवाती परिसंचरण का होना। समुद्री तल या तंत्र पर ऊपरी अपसरण का होना। चक्रवातों को उनकी अधिक विध्वंसक करने वाली ऊर्जा संघनन प्रक्रिया द्वारा ऊंचे कपासीय स्तरीय मेघों से प्राप्त होती है, जो इस तूफान के केंद्र को घेरे होती है। समुद्रों से लगातार आर्द्रता की आपूर्ति से ये तूफान अधिक प्रबल होते हैं। स्थल पर पहुंचकर आर्द्रता की आपूर्ति रुक जाती है और ये क्षीण होकर समाप्त हो जाते हैं। वह स्थान जहां से उष्ण कटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुंचते हैं, चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है। वे चक्रवात प्राय 20 डिग्री उत्तर अक्षांश से गुजरते हैं। उनकी दिशा अनिश्चित होती है और ये अधिक विध्वंस होती है। एक बार विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना का ऊर्ध्वाधर क्रमिक वितरण 9.10 में दर्शाया गया है। एक विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषता उनके उसके इसके केंद्र के चारों तरफ प्रबल सर्पिल पवनों का परिसंचरण है, जिस, जिसे इसकी आंख कहा जाता है। इस परिसंचरण की प्रणाली का व्यास 150 से 250 किलोमीटर तक होता है। जो चक्रवात का जो केंद्र होता है उसे हम चक्रवात की आंख कहते हैं, आई ऑफ साइक्लोन। उसे हम चक्रवात की आंख कहते हैं। ये दिखाया गया है, यही चक्रवात की आंख है। इसका केंद्र अक्षु क्षेत्र शांत होता है, जहां पवनों का अवतलन होता है। अक्षु के चारों तरफ अक्षु भित्ति होती है, जहां वायु का प्रबल व वृत्ताकार रूप में आरोहण होता है। यह आरोहण क्षोभ सीमा की ऊंचाई तक पहुंचता है और इसी क्षेत्र में पवनों का वेग अधिकतम होता है, जो 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक होता है। इन चक्रवातों से मूसलाधार वर्षा होती है। चक्रवात की आंख से रेनबैंड विकृत होते हैं। कपासी वर्षा बादलों की पक्तियां बाहरी क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाती है। इसका व्यास बंगाल की खाड़ी, अरब सागर व हिंद महासागर पर 600 से 1200 किलोमीटर के बीच होता है। यह परिसंचरण प्रणाली धीमी गति से 3 से 500 किलोमीटर प्रतिदिन की दर से आगे बढ़ते हैं। यह चक्रवात तूफान तरंग उत्पन्न करते हैं और तटीय निम्न इलाकों को जल प्लावित कर देते हैं। ये तूफान स्थल पर धीरे धीरे क्षीण होकर खत्म हो जाते हैं। अब हम तड़ित झंडा या टोर्नेडो देखते हैं। थंडर स्टॉर्म्स एंड टॉर्नेडोज, इसको देखते हैं। यह बस एक लास्ट पैराग्राफ है हमारा। अन्य विध्वंसक स्थानीय तूफान तड़ित झंझा तथा
टॉर्नेडो हैं, ये अल्प समय के लिए रहते हैं, अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल तक सीमित होते हैं, परंतु आक्रामक होते हैं। तड़ित झंझा उष्ण आर्द्र दिनों में प्रबल संवहन के कारण उत्पन्न होते हैं। तड़ित झंझा एक पूर्ण विकसित कपासी वर्षी मेघ है जो गरज व बिजली उत्पन्न करते हैं। जब यह बादल अधिक ऊंचाई तक चले जाते हैं, जहां तापमान शून्य से कम रहता है, तो इससे ओले बनते हैं और ओलावृष्टि होती है। आर्द्रता कम होने पर यह तड़ित झंझा धूल भरी आंधियां लाते हैं। तड़ित झंझा की विशेषता उष्ण वायु का प्रबल ऊर्ध्व प्रभाव है, जिसके कारण बादलों का आकार बढ़ता है और ये अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं, जिसके कारण वर्षण होता है। तत्पश्चात नीचे की तरफ वात प्रवाह पृथ्वी पर ठंडी वायु व वर्षा लाते हैं। भयानक तड़ित झंझा से कभी कभी वायु आक्रामक रूप से हाथी की झुंड की तरह सर्पिल अवरोहण करती है। इससे केंद्र पर अत्यंत कम वायुदाब क्षेत्र होता है और व्यापक रूप से भयंकर विनाशकारी होते हैं। इस परिघटना को टोर्नेडो कहते हैं। टोर्नेडो सामान्यतः मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं। समुद्र पर टोर्नेडो को जलस्तंभ वाटर स्पाउट्स कहते हैं। ये आक्रामक तूफान वायुमंडलीय ऊर्जा वितरण में भिन्नता या स्थिर वायु के व्यवस्थित होने की अभिव्यक्ति है। इन तूफानों में क्षितिज व ताप ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और अशांत वायुमंडलीय दशाएं पुनः स्थिति में लौट आती हैं। तो इसके बाद कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जो कि बहुविकल्पी हैं, इनको हम देख लेते हैं। अभ्यास प्रश्न बहुविकल्पी। यदि धरातल पर वायुदाब 100 मिलीबार है तो धरातल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुदाब कितना होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 900 मिलीबार। दूसरा है कि उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्राय कहाँ होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा विषुवत वृत्त के निकट। तीसरा है कि उष्ण सॉरी तीसरा है कि उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ होता है? दूसरा तो विषुवत वृत्त के निकट। तीसरा है कि उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायु दाब के चारों तरफ पवनों की दिशा क्या होती है? इसका सही उत्तर है कि घड़ी की सुइयों को चलने की दिशा के विपरीत होती है। चौथा है कि वायु राशियों के निर्माण के उद्गम क्षेत्र को निम्नलिखित में से कौन सा है? साइबेरिया का मैदानी भाग। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम अगले चैप्टर में मिलेंगे। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।